हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 19 डिस्कस करेंगे. बट वेट, इनमें वो क्वेश्चंस जो कटे हुए हैं आपके सिलेबस से वो हमने अभी फिलहाल इस वीडियो में नहीं लिए हैं, राइट. यानी टर्म 2 के सिलेबस में जो आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कटा हुआ है और मीन वेरिएंस के क्वेश्चन कटे हुए हैं, तो जो लोग स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन देखने आए हैं उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो पक्का पक्का आपके सिलेबस में है. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट जीरो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कोई वैल्यू होगी, जीरो नहीं है. तो कहता है बी ऑफ ए, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो अगर दो कंडीशन है. पहली कंडीशन है ए इज अ सबसेट ऑफ बी. सबसेट का मतलब होता है ए छोटा सेट है बी से. और दूसरे पार्ट में बोला है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. इसका मतलब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो है, राइट. चलो अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं. ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए छोटा सेट है बी से, राइट. एक एग्जांपल के तौर पे भी हम आपको समझाएंगे. ए सबसेट है बी का, तो यहां पर हमने ए सेट लिया 1 2 और बी ले लिया 1 2 3. अब आप एक काम करिए, इनका इंटरसेक्शन निकालिए. मैम इंटरसेक्शन क्यों निकालना है? बिकॉज आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का क्या फॉर्मूला होगा. सबसे पहले तो आप फॉर्मूला ही देख लीजिए. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो बी बाय ए का फॉर्मूला होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, एक ही बात है भाई. और नीचे आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इंटरसेक्शन तो अपन को चाहिए, है ना. तो ए और बी आपको सेट दे रखा है. ए सबसेट है बी का, ऐसा कहा गया था, तो मैंने ए छोटा सेट बनाया और बी उससे बड़ा सेट बनाया. अब मैं अगर इंटरसेक्शन लूंगी तो क्या होगा? 1 2 1 2 3 का इंटरसेक्शन लोगे तो 1 2 ही आ जाएगा ना, यानी यही सेट आ जाएगा. यानी कभी भी याद रखो, अगर ए सबसेट है बी का तो इंटरसेक्शन ए होता है, और अगर बी सबसेट होता है ए का तो इंटरसेक्शन बी आ जाता, राइट. अब इससे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो लिखो. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट. इंटरसेक्शन किसके इक्वल है? अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगी. अब देखिए ये इससे कट गया और आपके पास आंसर कितना आ गया? 1, राइट. चलिए अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है बच्चों, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 0. अब आप बताइए, सेम फॉर्मूला हमने लगाना है, और इंटरसेक्शन अगर 0 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कुछ भी हो, 0 अपॉन समथिंग, हमारा आंसर कितना आता है? तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 अपॉन समथिंग इज 0. तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट के आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, राइट. थोड़ी सी राइटिंग मेरी हो जाती है कई बार. अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ मेल. देखिए ये पूरा पक्का आपको हिंट होना चाहिए. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि फाइंड एंड इफ, यानी इफ और देन की कंडीशन है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर मेल इफ इट इज नोन दैट, मतलब ये गिवन है ना. ये वाला जो पोर्शन है, ये जो इवेंट है ये गिवन है, तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दूसरा इवेंट आपको गिवन है. सेम फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल. तो इसके लिए सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे कि जो दो बच्चे हो सकते हैं वो किस किस तरीके के ऑप्शंस कैरी कर सकते हैं. तो हो सकता है कि पहली बेटी हुई हो और दूसरी भी बेटी हुई हो, ऑप्शन 1 है ना. पहला बेटा हुआ और दूसरी बेटी हुई हो, फिर उसके बाद पहली बेटी और दूसरा बेटा हुआ हो, और यहां पर सॉरी दोनों ही आपके पास क्या हुए हो? बेटे हुए. तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे अगर हम कपल के 2 चिल्ड्रन का सैंपल स्पेस बनाए. ये हो सकता है. अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर मेल. तो एक को हम ले लेंगे, एक इवेंट को ले लेंगे बोथ चिल्ड्रन आर मेल, दूसरा इवेंट ले लेंगे एटलीस्ट 1 इज मेल, और उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इसकी. तो हमने देखिए इवेंट बहुत जरूर डिफाइन करते हैं, बोथ आर मेल, ठीक है ना. तो हमने इसे ले लिया ए इवेंट और इसे क्या ले लिया? बी इवेंट. अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ए की, और बी यहां पर गिवन है, तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी. अब हमें ये फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए. बोथ आर मेल, ये एक ऑप्शन हो गया, 1/4, ठीक है. एटलीस्ट 1 इज मेल, कम से कम एक मेल हो, तो क्या क्या आएगा? बीजी भी आ जाएगा, जीबी भी आ जाएगा, बीबी भी आ जाएगा, यानी 2 ऑप्शन हो गए, यानी 3/4 हो गया, राइट. दोनों बॉयज हो गए ना, 3/4. और अगर आप इनका इंटरसेक्शन निकालें, आप बताइए इसमें क्या था? ये वाला ऑप्शन, ठीक है. और इसमें ये 3 ऑप्शन है, कौन कौन से? बीजी,
GB और BB। तो अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ ये वाला, तो 1/4 इनका इंटरसेक्शन हो गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, A की। तो इसका मतलब आपके पास फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B विच इज A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इंटरसेक्शन आपके पास हो गया 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास हो गई 3/4, 4 से 4 कट जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3, राइट। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। इसमें क्या कहता है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल्स। तो ये हम A इवेंट ले लेंगे, बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल। तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, GG, ये एक ऑप्शन हुआ, ठीक है ना। इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, एल्डर मतलब जो पहला बच्चा हुआ है वो फीमेल होना चाहिए, यानी ये पहला बच्चा है ना तो वो फीमेल होना चाहिए। तो एक ऑप्शन ये हो गई और एक ऑप्शन आपके पास ये हो गई, यानी बड़ी वाली जो है वो बेटी है, ठीक है ना। तो पहले ये लिया हमने, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके अंदर, यानी यहां आ गया GG और GB, ठीक है। तो A इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, देखिए आप बड़े आराम से बता सकते हैं 1/4, B इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4 और दोनों में कॉमन क्या हो गया, GG, यानी 1/4, राइट। तो चलो फटाफट से इसे देखते हैं। बोथ आर फीमेल्स, आपके पास A पार्ट था, B पार्ट में एल्डर चाइल्ड इज फीमेल था, तो देखिए यही था ना, A में GG आ जाएगा A इवेंट में, B में ये आ जाएगा और कॉमन में क्या आ जाएगा, GG। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी हो गई 1/4, क्योंकि सैंपल स्पेस में 4 आउटकम्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो गई 2/4 और दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, तो 1/4 आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हमें निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी थी, बोथ आर फीमेल्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B ही निकालना है इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो ये हमारे पास ऑलरेडी है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है 2/4, 4 से 4 कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 1/2, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Suppose that 5% of man and 0.25% of women have a gray hair, okay? तो इसने ये बताया कि 5% जो मैन है, जितने भी मैन होंगे, पहले तो हमें मैन नहीं पता कि मैन का परसेंटेज क्या है, लेकिन जितने भी मैन होंगे उनका 5% मैन ग्रे हेयर्ड है और जितनी भी वुमेन होंगी उनका 0.25% ग्रे हेयर्ड वुमेन है। अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन बीइंग अ मेल, ठीक है ना। एज्यूम दैट इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। देखिए ग्रे हेयर इज अ कॉमन थिंग, मेल एंड फीमेल इज नॉट अ कॉमन थिंग। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कितने मैन है और कितनी वुमेन है, उसके लिए उसने लास्ट में एजम्पशन दे दिया कि इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है। तो आपको पता है ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर एक कॉमन चीज है दोनों के बीच में और पहले एक इवेंट है कि नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आपको कहता है जाओ एक पर्सन को सिलेक्ट करके आओ जो ग्रे हेयर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने अगर मेल और फीमेल दोनों खड़े हैं तो पहले तो आपको ये चूज करना पड़ेगा कि मैं मेल के ग्रुप में से चूज करूं या फीमेल के ग्रुप में से चूज करूं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 ग्रुप खड़े हुए हैं और मैंने कहा जाओ, ये फीमेल ग्रुप है और ये मेल ग्रुप है आपके पास, मैंने कहा जाओ एक ग्रे हेयर्ड पर्सन जो है चूज करके लाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट कि मैं फीमेल में से ग्रे हेयर्ड पर्सन चूज करूं या मेल में से, है ना। पहले आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हमें इन इवेंट को लेना पड़ेगा। तो जो पहले इवेंट होते हैं जिन्हें इंडिपेंडेंट इवेंट कहा जाता है वो E1 और E2 इवेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर उन पर डिपेंडेंट इवेंट यानी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, A, यानी ग्रे हेयर्ड पर्सन आपको कॉमन लेना है। तो सबसे पहले इवेंट डिफाइन करना जरूरी है। तो E1 इज द पर्सन, सेलेक्टेड पर्सन इज मैन, ठीक है, और E2 इज द इवेंट, सेलेक्टेड पर्सन इज वुमेन, और A कॉमन क्या हो गया, ग्रे हेयर पर्सन। अब देखिए बहुत आसान है इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर आप बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, तो आप बताइए, उसने बोला इक्वल नंबर ऑफ मैन और वुमेन है तो हाफ हो गई, और इक्वल नंबर ऑफ वुमेन है तो हाफ हाफ, यानी 50-50% चांसेस हो गए, ठीक है ना। अब हम जब इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि अगर हम मैन सेलेक्ट करते हैं और ग्रे हेयर हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5%, A अपॉन E1, और अगर आप विमेन सेलेक्ट करते हैं और ग्रे हेयर हो तो कितना होगा, 0.25%, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अगर हम मैन सेलेक्ट करते हैं और ग्रे हेयर 5%, विमेन सेलेक्ट करते हैं और ग्रे हेयर तो 0.25%, ये हमारे पास हो गया। अब हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी, तो आपसे कहा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मेल, यानी आपसे E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। मेल मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो बेस की यही खासियत होती है कि अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन बन जाए और E1 E2 पूछे तो इसका मतलब वो बेस थ्योरम है। तो आपसे E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी और ये गिवन है कि वो ग्रे हेयर्ड पर्सन है, यानी आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E। तो क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटू दिस, ये न्यूमरेटर में आ गया, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी आती है, कैसे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, राइट। तो 1/2 इंटू 5/100, ठीक है, एंड नीचे क्या आ जाएगा,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5/200 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 0.25/200। अब अच्छी बात ये है कि 200 एलसीएम जो है वो कट जाएगा तो वो ज्यादा बेटर होता है। देखिए ये हो गया 5/200 और इसमें अगर आप 200 का एलसीएम लेंगे तो 5.25/200। नाउ 200 से 200 कैंसिल हो गया, 5/5.25 था, उसका डेसिमल हमने हटाया, 0 आ गया। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5 के टेबल से काटते हुए तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 20/21। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए उसके बाद 4, 5, 6 जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो कटा हुआ है। 7th क्वेश्चन भी कई लोगों का कहना है कि वो कटा हुआ है, बट मुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है, मुझे लगता है कि जनरल भी आ सकता है ये एग्जाम में, तो इसलिए मैं इसे जो है इंक्लूड करके चल रही हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 3 6s आर ऑब्टेन्ड। मतलब आपको एक डाई पकड़ा दी गई और आपसे कहा तब तक थ्रो करते रहो जब तक आपके पास 3 बार 6 कलेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग थर्ड 6 इन द 6th थ्रो ऑफ डाई। यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट जस्ट इसका है कंक्लूजन है इसका। क्या कह रहा है कि आप तब तक डाई को थ्रो करते रहो जब तक 6 ना आए। बहुत क्लियरली उसने बता दिया कि जो मेरे पास थर्ड 6 है वो मेरे पास 6th थ्रो में आ गया। इसका मतलब मैंने टोटल 5 थ्रो 1 और ये 6th थ्रो 1, जो ये 6th थ्रो थी इस पे पक्का कंफर्म है कि मेरे पास एक बार 6 आ गया, यानी थर्ड 6 मेरा यहीं आया 6th थ्रो पर। लेकिन जो बाकी के 2 6 है मेरे पास वो 5 थ्रो में से कहां पर आए हैं वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। हो सकता है मेरे पास फर्स्ट थ्रो में 6 आ गया हो और थर्ड थ्रो में 6 आ गया हो। यहां पर मैंने कितनी बार थ्रो करा है? 5 बार, यानी टोटल मिलाकर मेरे थ्रोज थे 6th। लेकिन 6th थ्रो पे तो पक्का बता ही दिया गया कि यहां पर आप रुक गए हो बिकॉज इसी पर आपको थर्ड 6 मिल गया। लेकिन जो 2 6 थे, जो पहले के 2 6 हैं, वो 5 बार में कब आया हम नहीं जानते। अब आप इसके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बिठाएंगे कि हो सकता है कि मेरा पहली बार में 6 आया हो, दूसरी बार में ना आया हो, तीसरी बार में आया हो, चौथी बार में ना आया हो, 5वीं बार में ना आया हो। ऐसे करके आप बहुत सारे ऑप्शंस बनाएंगे कि सक्सेस मुझे कहां कहां मिली है। तो उससे बेटर क्या है कि आपके पास एक शॉर्टकट तरीका है कि बहुत नॉर्मल सा हम लोगों ने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बताया होगा कि इसका मतलब आपको 5 में से 2 बार में सक्सेस मिली है। और अगर हम ये 5C2 लिख देते हैं तो इसका बेटर बेनिफिट क्या होता है कि जो ये कॉम्बिनेशंस बनाने हैं हमारे को कि फर्स्ट और थर्ड पे सक्सेस मिली है या सेकंड और फोर्थ पे सक्सेस मिली है या थर्ड और फोर्थ पे सक्सेस मिली है, वो कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। इनटू में आपको 2 बार सक्सेस मिली। अब बताइए 6 आने के जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, सक्सेस होती है कितनी होती है? 1/6। और 6 ना आने की सक्सेस यानी फेलियर कितनी होगी आपके पास? 5/6। तो 5 में से 2 बार सक्सेस मिली है, इसका 1/6 कितनी बार मिला है? 2 बार। और 5/6 आपको कितनी बार मिला है? 3 बार। ये तो हो गया इसके लिए। इनटू मत भूलिएगा 6th थ्रो पर, यानी एक और लास्ट थ्रो थी जिसपे आपको 6 मिल गया, तो ये मैंने इसके लिए करा है, लास्ट डायरेक्ट 1/6 मुझे मिल गया। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, जनरल प्रोबेबिलिटी है वैसे, बट कई लोग इसको बाइनोमियल से रिलेट करते हैं जो कि ट्रू है, तो उस केस में इसको डिलीटेड रखते हैं। तो आप करना चाहें तो आप समझ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो राइट, आपके पास उसने क्या कहा कि तब तक आपने डाई को थ्रो करते रहना है जब तक आपके पास 6 नहीं आ जाता। और बहुत क्लियर क्वेश्चन में गिवन है कि 6th थ्रो में आपका थर्ड 6 आ गया। इसका मतलब 5 में से किसी एक जगह पर या किसी 2 जगह पर आपके पास 6 आया। अब वो कौन सी 2 जगह है वो हमें नहीं पता। वो जगह फर्स्ट और थर्ड भी हो सकती है, वो जगह सेकंड और फोर्थ भी हो सकती है, थर्ड और फोर्थ भी हो सकती है, फोर्थ और फिफ्थ भी हो सकती है। तो वो सारे कॉम्बिनेशन बनाने की बजाय बेस्ट क्या होता है? 5C2 लिख दो। राइट, अब 5C2 कॉम्बिनेशन बना देगी, यानी 5 में से 2 बार आपको सक्सेस मिली है, यानी 1/6 आपका 2 बार आया है और 5/6 आपका 3 बार। तो ये तो इसके लिए हो गया। इनटू में आपको 6th थ्रो में जो सक्सेस मिला है उसके लिए हमने इसको इनटू कर दिया। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे। 5C2 कैसे कैलकुलेट होता है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गए 3, है ना। तो ये आ जाएगा 5, 4 और 3 फैक्टोरियल पे रुक जाइए और 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दीजिए। अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ये इससे कट जाएगा, तो इसकी जगह हमारे पास आ गया 10। राइट, ये आ गया 1/36, ये आ गया आपके पास 125/216 और ये आ गया 1/6। राइट, तो अब ये देखिए इसको आप काट सकते हैं, ये 2 के टेबल से कट गया और ये आपके पास आ जाएगा 18। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 625/2328। क्लियर? तो ये आपका आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अ लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम। सबसे पहली बात तो लीप ईयर में कितने डेज होंगे, 366 डेज होंगे, और अगर नॉन लीप ईयर होगा तो उसमें आपके पास 365 डेज होंगे। व्हाट इज द चांस दैट इट विल कम 53 ट्यूजडेज? ये शायद आप लोगों को 9th 10th में भी कराया गया होगा, तो शायद बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, बट बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 366 डेज में कितने वीक्स हैं। तो 366 डेज को हमने डिवाइड कर दिया 7 से, क्योंकि एक वीक 7 का होता है। तो आपके पास पूरे के पूरे 52 वीक्स आएंगे और आपके पास रह जाएंगे 2 डेज रिमेनिंग, है ना। रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 2 डेज का। अब देखिए अगर आपके साल में 52 वीक्स आते हैं तो इसको लेकर तो श्योरिटी है ना कि 52 ट्यूसडे, 52 मंडे, 52 संडे आएंगे ही आएंगे, तो इसको लेकर तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि 52 मंडे पक्के हैं, 52 ट्यूसडे पक्के हैं, कोई उसमें कोई वो अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन जो 2 डेज बचे हैं कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकता है, अगर हम इसका सैंपल स्पेस बनाएं तो हो सकता है ये मंडे संडे का कॉम्बिनेशन हो, ये मंडे ट्यूसडे का कॉम्बिनेशन हो, ट्यूसडे वेडनेसडे का कॉम्बिनेशन हो, वेडनेसडे थर्सडे का कॉम्बिनेशन हो, थर्सडे फ्राइडे का कॉम्बिनेशन हो, फ्राइडे सैटरडे का, सैटरडे संडे का, और लास्ट संडे मंडे का कॉम्बिनेशन हो। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हो सकती हैं अगर हम इसकी बात करें तो, राइट। अब बहुत क्लियर है, अगर आपको बताना है कि 53rd जो है वो ट्यूसडे पड़े, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। प्रोबेबिलिटी मतलब आपको श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं। इट कैन बी मंडे ट्यूसडे, इट कैन बी ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे। अब इसमें से ट्यूसडे के चांसेस कितने हैं, एक ये और एक ये, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/7। तो इसका मतलब जब भी ये क्वेश्चन आएगा लीप ईयर में तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 ही होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यानी इसके बीच के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो अभी फिलहाल डिलीटेड हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, बॉक्स दे रखे हैं, 4 बॉक्स हैं और हर बॉक्स में रेड व्हाइट ब्लैक कलर की डिफरेंट नंबर्स ऑफ बॉल्स हैं। तो ये आपको बता रखा है, ये हमने टोटल कर लिया है बॉल्स का कि बॉक्स ए में कितनी बॉल है 10, बॉक्स बी में कितनी बॉल है 10, बॉक्स सी में कितनी बॉल है 10 और बॉक्स डी में कितनी बॉल है आपके पास 10, राइट। तो टोटल आपको बेसिकली इसी का चाहिए, ये हमने वैसे ही कर दिया है। वन ऑफ द बॉक्सेस हैज बीन सेलेक्टेड, तो कहता है आपने इन चारों में से एक बॉक्स सेलेक्ट करना है एंड उसमें से एक मार्बल ड्रॉ करना है। इफ द मार्बल इज रेड, बहुत क्लियर है आपको कि ये बेस थ्योरम है, क्योंकि पहले हम बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें से हमें कॉमन मार्बल निकल रहा है रेड, तो इसमें कॉमन एलिमेंट भी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी? तो आप सबसे पहले इवन डिफाइन करेंगे। तो अगर आपके सामने 4 बॉक्सेस हैं और आपसे कहा जाता है जाइए उसमें से मार्बल निकालिए, तो सबसे पहले तो आपको बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इवेंट डिफाइन करिए। तो इवन बी द इवेंट बॉक्स ए सेलेक्टेड, E2 बी द इवेंट बॉक्स बी सेलेक्टेड, E3 बी द इवेंट बॉक्स सी सेलेक्टेड एंड E4 बी द इवेंट बॉक्स डी सेलेक्टेड। और ए क्या हो जाएगा, निकला क्या है, कॉमन रेड बॉल। तो अगर मैं बोलूं कि बॉक्स सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो चारों बॉक्स इक्वल चांसेस है सेलेक्ट करने के, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, 1/4, 1/4। तो चारों बॉक्स की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। अब अगर आपने बॉक्स 1 सेलेक्ट किया है, देखिए अगर आपने 1 सेलेक्ट करा है तो रेड निकलने के चांसेस क्या है 1/10। अगर आपने बॉक्स बी सेलेक्ट करा है तो रेड निकलने के चांसेस है 6/10। अगर आपने बॉक्स सी सेलेक्ट करा है तो रेड निकलने के चांसेस है 8/10। और अगर आपने बॉक्स डी सेलेक्ट करा है तो रेड निकलने के चांसेस है 0/10। तो यही हमने प्रोबेबिलिटीज लिख ली है। देखिए रेड निकलने के चांसेस 1/6। अगर बॉक्स ए सेलेक्ट करा है रेड मार्बल, बॉक्स बी सेलेक्ट करा है रेड मार्बल, बॉक्स 3 सेलेक्ट करा है रेड मार्बल और बॉक्स 4 सेलेक्ट करा है रेड मार्बल, तो 1/6, 6/10, 8/10 और 0। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए कि बॉक्स अगर ए सेलेक्टेड हो, तो जब भी ऐसा हो कि E1 E2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे तो बेस थ्योरम आ जाती है आपके पास। तो बॉक्स ए सेलेक्टेड है, इसका मतलब आपको किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E1/A निकालना है। तो E1/A कैसे निकलता है बताइए, E1/A इसमें क्या फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, यानी ये दोनों इंटू हो जाएंगे, यानी आ गया 1/24 होल अपॉन में दिस इंटू दिस, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी आती है, प्लस क्या आएगा आपके पास दिस इंटू दिस, यानी आपके पास आ गया 6/40 प्लस दिस इंटू दिस दैट इज 8/40 और ये 0 से इंटू करेंगे तो 0। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये बॉक्स ए के लिए हो गया, अगर हमने बॉल बॉक्स ए से निकाली। अगर आपने बॉक्स बी से निकाली तो E2/A निकालना है। तब ऐसे केस में क्या होगा आपके पास E2 इंटू ये, यानी ये इंटू ये आपके पास ऊपर आ जाएगा, यानी आ गया 6/40 आपका न्यूमरेटर हो गया। बाकी डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा ना, ये 1/24 एंड 6/40 एंड 8/40 प्लस 0। ऐसी अगर आपने बॉल बॉक्स सी में से निकाला तो आपके पास न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा 8/40, यहां पर आ जाएगा 8/40 और डिनोमिनेटर आपका सेम है। तो आई होप यहां से आप आंसर तो निकाल ही सकते हैं कैलकुलेशन कर कर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए क्या कहता है, assume that chances of patient having heart attack is 40%. Okay, it is also assume that meditation and yoga courses reduce the risk of heart attack by 30%. यानी अगर आप मेडिटेशन योगा के लिए जाते हैं तो चांसेस हैं कि 30% चांसेस हैं कि उन लोगों को हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाए. एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टन ड्रग यानी मेडिसिन रिड्यूस इट्स चांसेस बाय 25%. ठीक है, तो जनरल वो एक assumption लगा रहा है कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं वो 40% है, और अगर वो 40% लोग मेडिटेशन और योगा करने लग जाएं तो 30% जो लोग हैं उनका रिस्क जो है वो हार्ट अटैक से कम हो जाएगा. और अगर आप पर्टिकुलर जो भी मेडिसिन या ड्रग्स इसके लिए मेंशन है तो अगर लेते हैं तो 25% चांसेस हैं कि हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे. एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शन. दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करता है पेशेंट विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज. ये ध्यान रखने की जरूरत है. यानी मेडिटेशन, योगा और जो आपके पास मेडिसिन का ऑप्शंस है वो दोनों इक्वल चांसेस रखते हैं, 50-50% चांसेस रखते हैं. नाउ इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द 2 ऑप्शन. देखो यहीं से आपको सारा हिंट देना शुरू कर देता है कि पहले आपने इन दोनों में से कोई 2 में से एक ऑप्शन चूज करनी है. इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द 2 ऑप्शन पेशेंट सफर हार्ट अटैक. यानी चाहे आपने मेडिटेशन योगा को चूज करा है, चाहे मेडिसिन को यूज करा है, हार्ट अटैक हुआ है उस पर्सन को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. यानी कॉमन चीज है यहाँ हार्ट अटैक हुआ, और यहां पर जो इवन E2 इवेंट होगा वो होगा कि आपके पास योगा और मेडिसिन, या फिर हो सकता है कि आपके पास वो मेडिसिन को चूज करे. तो सबसे पहले हमने इवन इवेंट लिया है कि पर्सन चूज मेडिसिन एंड योगा, एंड E2 इवेंट लिया है पर्सन चूज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टन मेडिसिन और ड्रग. नाउ कॉमन थिंग इज दैट द पेशेंट सफर फ्रॉम हार्ट अटैक. लिखा हुआ है कि आपने 2 ऑप्शंस में से किसी ने भी 2 ऑप्शंस में से ऑप्शन चूज करा और हार्ट अटैक से जो है उसको कहीं ना कहीं सफरिंग हुई. तो अब आपके पास E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लिखा हुआ था दोनों ऑप्शन के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गई हाफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी हाफ हो गई. अब ध्यान से समझिएगा. अब अगर E1 चूज करा जाता है यानी मेडिटेशन चूज करा जाता है और हार्ट अटैक आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. जबकि ऊपर जो लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ है रिड्यूस द रिस्क ऑफ. तो अगर मेडिटेशन और योगा चूज करा जाता है तो 30% चांसेस हैं कि उससे हार्ट अटैक के चांसेस रिड्यूस होंगे, लेकिन 70% लोगों को आ सकता है. तो यहां पर आपने वही लिखना था कि हार्ट अटैक से सफर हुआ पेशेंट. तो अगर मेडिटेशन और योगा लिया और फिर भी पेशेंट को हार्ट अटैक आया तो 70/100 चांसेस, यानी 70% चांसेस है. सिमिलरली यहां पर लिखा हुआ है कि अगर ड्रग्स लेता है या दवाई लेता है तो उससे रिड्यूस होंगे चांसेस 25%, यानी 75% चांसेस अभी भी हैं कि मेडिसिन लेने के बाद भी सफरिंग हो सकती है हार्ट अटैक से. तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 यानी जो मेडिसिन लेने के बाद भी हार्ट अटैक है उसके चांसेस कितने हैं, 75%. अब देखिए अगर आपसे कहे कि पेशेंट सफर अ हार्ट अटैक, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मतलब दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस कर दीजिएगा. लेकिन अगर आपसे E1 या E2 में से किसी की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो समझ जाइए कि बेस थ्योरम है. तो आपसे पूछा है, देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी पेशेंट फॉलो योगा एंड मेडिटेशन, यानी आपको E1/A निकालना है. तो E1/A की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1. नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू दिस प्लस दिस. अब आपके पास ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं, ये देख सकते हैं आप. हाफ इंटू न्यूमरेटर में क्या आएगा, हाफ इंटू 70/100, तो कितना आ जाएगा 70/200. यही सेम चीज यहां आ गई. और डिनोमिनेटर में एक ये चीज भी आएगी 75/200. तो ये आएगा 70/200, ये आएगा 145/200. 200 से 200 कैंसिल आउट हो जाएगा, 70/145 बचेगा. 5 के डबल से कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14/29. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मतलब 2 ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, इज आइदर 0 और 1. मतलब आपको एंट्री बता दी गई है, उस 2 ऑर्डर 2 के जो डिटर्मिनेंट की एंट्रीज है वो 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, राइट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव. सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि 0 और 1 का इस्तेमाल कर सेकंड ऑर्डर के कितने डिटर्मिनेंट बन सकते हैं, सैंपल स्पेस है ना, नंबर ऑफ कितने डिटर्मिनेंट बन सकते हैं. अब उस डिटर्मिनेंट के अंदर पॉजिटिव वाले आंसर्स भी होंगे, नेगेटिव वाले डिटर्मिनेंट भी होंगे, और आपके पास जो है 0 वाले डिटर्मिनेंट भी होंगे. उसने पूछा उसमें से मुझे उतने डिटर्मिनेंट बताओ जिनका आंसर पॉजिटिव हो. सबसे पहले 2 ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कैसा दिखता है, ये रहा हमारे पास 2 ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट, ठीक है. अब इसने कहा है कि जो ये एंट्री है इसे आप 2 वेज से फिल कर सकते हो, या तो आप 0 पुट कर सकते हो या 1 पुट कर सकते हो. इसका मतलब आपको अगर ये निकालना है कि यहां पर कितने नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट बन सकते हैं, कितने नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट बन सकते हैं, तो आपके पास 2 तरीके हैं. एक बहुत नॉर्मल सा होता है, जो भी इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है जनरली उसकी पावर एंट्री कर दीजिए.
ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 16। नहीं तो जो थोड़ा सा ज्यादा ऑथेंटिक तरीका है वो ये है, आप बताइए यहां पर आप कितने वेज हैं आपके पास भरने के, 0 और 2 आपको कहा गया, 0 और 1 सॉरी, है ना। इसकी जगह वो कोई भी एंट्री यूज कर सकता है, 1 2 या कोई भी और चीज। तो 0 और 1 ही आपके पास एंट्रीज है। तो यहां पर 2 वेज हैं, आप भर सकते हैं 0 या 1 में से। यहां पर भी आपके पास 2 वेज हैं इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के, यहां पर भी 2 वेज हैं, यहां पर भी 2 वेज हैं। और क्योंकि आपने फर्स्ट प्लेस भी भरना है इनटू ये भी भरना है, ये भी भरना है और ये भी भरना है, तो जब आ जाए ये भी भरना है ये भी भरना है तो इनटू आ जाता है। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि 2 ऑर्डर 2 के कितने डिटरमिनेंट बनाए जा सकते हैं। तो टोटल अगर हमसे ये कहा जाए कि 0 और 1 का इस्तेमाल कर मैम हम कितने डिटरमिनेंट बना सकते हैं, तो आपके पास 16 डिटरमिनेंट जो है वो बनकर आ सकती है। बट अब ये जानना है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कि इन 16 डिटरमिनेंट्स में से पॉजिटिव डिटरमिनेंट कितने हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर हम बात करें जो ये 16 टोटल आंसर आया है, इसमें 3 तरीके के डिटरमिनेंट हो सकते हैं। आंसर 0 भी हो सकता है, आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है। बट हमें सिर्फ ये बताना है कि पॉजिटिव आंसर वाले कितने डिटरमिनेंट हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस डिटरमिनेंट को एक वैल्यू दे दी MNUV, है ना। हमें पता है MN और UV की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, 0 और 1 में से ही हो सकती है, और कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, अगर हम डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें, दिस इंटू दिस माइनस दिस, ये हमें पॉजिटिव चाहिए, ना 0 चाहिए ना नेगेटिव चाहिए, याद रखिएगा। उसके लिए हमें इसकी वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ध्यान से सुनो, अगर आपको आंसर पॉजिटिव चाहिए तो इसका मतलब यहां पर 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर यहां 0 आ गया और यहां पर 0 आ गया तो ये आंसर 0 हो जाएगा, मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, है ना। या फिर अगर यहां पर 0 आ गया और यहां 1 आ गया तो ये नेगेटिव आंसर आ जाएगा, तो ये भी नहीं मुझे चाहिए। यानी मुझे क्या चाहिए, यहां पर 1 आ जाए और यहां पर 0 आ जाए, तो पक्का हो सकता है ये पॉजिटिव, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। तो मतलब मुझे ये वाली चीज पर फोकस करना है कि मुझे M इंटू V जो है वो 1 चाहिए और U इंटू N जो है वो 0 चाहिए, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता बच्चों आपका, क्योंकि M V और U N इनकी वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर हम 0 इन दोनों की वैल्यू 0 निकालते हैं तो ये 0 हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। 0 और ये 1 होगा तो हमें नेगेटिव हो जाएगा, ये नहीं चाहिए। यानी हमें यहां पर M इंटू V 1 चाहिए और U इंटू N 0 चाहिए, तभी हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अच्छा, M और V तभी 1 आएंगे जब M की वैल्यू भी 1 होगी और V की वैल्यू भी 1 होगी। यानी मुझे डिसाइड हो गया ये 1 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तभी आपके पास MV1 आएगा। यानी मुझे पहला डिटरमिनेंट मिल गया कि M और V में दोनों 1 1 होना चाहिए। बची U और N की वैल्यू। देखिए U और N की वैल्यू कब कब 0 हो सकती है, अगर आपके पास U 0 हो, अगर U 0 हो N 1 हो, हमें डिसाइड हो गया था ये 1 हो गया ये 1 हो गया, ठीक है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि U 0 हो, यानी ये 0 हो और N 1 हो, तब भी आपके पास इन दोनों का मल्टीपल जो है यानी U इंटू N कितना आ जाएगा, 0, जो कि हमें चाहिए, ठीक है ना। अब आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यूएशन निकाल के देख लो, इसका आंसर 1 आ रहा होगा पॉजिटिव। अच्छा, ये तो हमें पहले से ही पता है 1। अब वो कह रहा है U की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर एक और डिटरमिनेंट आपके पास है लास्ट, ये तो हमें पहले से ही पता है 1 कि इन दोनों की वैल्यू 0। अगर आप इन तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू का आंसर आ रहा है 1, यानी पॉजिटिव। तो इसका मतलब कितने आपके पास ऐसे डिटरमिनेंट है जिनका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो 3 है, और टोटल आपके पास कितने डिटरमिनेंट थे, 16, यानी 3/16 इज द प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज अ पॉजिटिव डिटरमिनेंट, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक assembly consists of two subsystems A and B. From previous testing the following probabilities are there. Probability that A fails, A system fail हो जाएगा, probability B fails alone, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, right? A एंड B फेल 0.15। अब देखो, क्योंकि यहाँ फेल की प्रोबेबिलिटी है, तो जो मेरा वेन डायग्राम होगा यहाँ पर वो फेल से रिलेटेड ही बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे वेन डायग्राम मैं जरूर बनाऊंगी ताकि मुझको ये क्वेश्चन निकालने में बहुत आसानी हो। तो यहाँ पर मैं A इवेंट ले रही हूँ, A फेल, और B इवेंट ही ले रही हूँ, B फेल्स, पास की प्रोबेबिलिटी ही नहीं ले रहे। तो यहाँ पर हमने देखिए वेन डायग्राम क्रिएट करा है, यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ये आपका A सेट है विच इज A फेल, और ये है B फेल। सबसे पहले इंटरसेक्शन फिल होता है, ये देखिए एंड वाला, सबसे पहले ये फिल करना है आपने 0.15। उसके बाद उसने दे रखा है A फेल, मतलब पूरा A सर्कल दे रखा था, कितना दिया हुआ था 0.20 यानी 20। अब 0.20 टोटल था, जिसमें से A एंड B अगर आप माइनस कर देंगे, यानी 0.20 में से 0.15 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ रहा है 0.05। ये जो निकल कर आया ना आपके पास पोर्शन, इसको बोलते हैं A फेल्स अलोन, मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपके पास 10 मान, अगर आप समझ पा रहे हैं। ये देखिए, ये मैं हाइड कर देती हूँ, ये है आपके पास A फेल्स अलोन। बिल्कुल उसी तरीके से उसने बोला था B फेल्स अलोन, तो उसने मुझे दिया ही ये वाला पोर्शन था। अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो ये वाला पोर्शन दिया था उसने आपको, A फेल्स अलोन,
राइट। सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन फिल करा, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स यानी टोटल सर्कल दिया था, उसमें से हमने ये माइनस करा तो ये आ गया। फिर हमें बी फेल अलोन ही दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ था आपको पोर्शन, ये वाला पोर्शन ओनली बी, इसका मतलब होता है ओनली बी। अब आप एक बार वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाए आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। पहला है ए फेल्स अपॉन बी फेल्स, यानी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही होगा आपके पास। तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन कितना है 0.15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ध्यान से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलोन नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी पूरा सर्कल। जब अलोन बोलता है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूरी, यानी 0.15 0.15 इज 0.30। तो अगर आप डेसिमल उड़ाएंगे उसके बाद ये आ जाएगा 1500 अपॉन 3000, कट कर आपके पास आ जाएगा 1/2, यानी हमारे पास आंसर आ गया 0.5, राइट। सिमिलरली उसने नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा, ए फेल्स अलोन। अब क्योंकि हमने वेन डायग्राम बना रखा है 2 मिनट में हम बता सकते हैं ए फेल अलोन, तो हमने पहले ही निकाल लिया 0.015। तो ध्यान रखिएगा जो ये वाला पोर्शन है, देखिए ये वाला, ये आपके पास है ए फेल्स अलोन 0.05, 0.15 बी फेल अलोन, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछी है तो पूरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछी है तो ये पूरी, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहता है बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल एंड बैग 2 कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। One ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then ball is drawn from bag 2, राइट। तो क्लियर कट उसने बताया बैग 1 बैग 2 है, बैग 1 में से आपने बॉल ट्रांसफर करी, ट्रांसफर करने के बाद आप एक बॉल निकाल रहे हैं। ना द बॉल ड्रॉन इज टू फाउंड टू बी रेड, यानी कॉमन चीज ये हो गई, चाहे आप ट्रांसफर जो मर्जी करें लेकिन आपने निकालनी रेड ही है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, है ना। तो है ये बेस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इवन E2 इवेंट डिवाइन करेंगे, तो मैंने पहले लिख लिया बैग 1 में 3 रेड और 4 ब्लैक है, बैग 2 में 4 रेड और 5 ब्लैक है, ठीक है ना। तो हमने इवेंट ले लिया कि ट्रांसफर्ड बॉल में बी रेड, और E2 इवेंट ले लिया ट्रांसफर बॉल ब्लैक भी हो सकती है। लेकिन जब हमने सेकंड बैग से वो बॉल निकालनी है तो वो रेड बॉल ही निकालनी है, ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप बताइए ट्रांसफर्ड बॉल जो है वो रेड हो, इसके चांसेस क्या होंगे। ट्रांसफर्ड बॉल इस बैग में से रेड जाने के क्या चांसेस है, अगर आप इस बैग में से इस बैग में डाल रहे हैं तो इट्स 3/7, 3 में से कोई भी जा सकती है। और अगर ब्लैक बॉल आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके चांसेस कितने हैं 4/7, राइट। अब देखिए अगर आपने ट्रांसफर करी हो रेड, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ट्रांसफर करी हो रेड तो फिर रेड हो जाएंगी 5 और ब्लैक हो जाएंगी 5, और फिर रेड निकलने के चांसेस कितने, हमें तो रेड निकलने के चांसेस बताने हैं ना। देखिए रेड निकलने के चांसेस बताओ अगर आपने ट्रांसफर रेड करी हो, तो अगर आपने ट्रांसफर रेड करी होंगी तो 5 रेड हो जाएंगी और 5 ब्लैक, तो रेड निकलने के चांसेस हो जाएंगे 5/10। सिमिलरली अगर आपने ब्लैक ट्रांसफर करी हो, अगर आपने ब्लैक ट्रांसफर करी हो तो 4 रेड होंगी लेकिन 6 ब्लैक हो जाएंगी, राइट। तो ब्लैक निकलने के चांसेस कितने हो जाएंगे आपके पास, ब्लैक निकलने के रेड निकलने के चांसेस ही हमें बताने हैं, तो वो हो जाएगा 4/10, राइट। अब हमसे क्या कहा गया था, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, यानी आपको E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आप निकाल दीजिए E2/A, कैसे निकलेगा, दिस इंटू दिस, यानी आपके पास आ गया 16/70, और फिर ये इससे इंटू हो जाएगा, ये आ गया 15/70, ये आ गया आपके पास 16/70। नाउ 16/70 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 70/31, ये इससे कट गया और हमारे पास आंसर आ गया 16/31। आप देखेंगे कि जो हमारी वीडियोस होती हैं वो ज्यादा लेंदी नहीं होती। आप देखिए पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो टर्म 2 की है, आपको 4 क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को समझाए भी इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि आपका टाइम भी कीमती है और आपका समझ आना भी बहुत जरूरी है। तो सच में अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करिए। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए 1 है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए 1 है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है। ये 1 तभी हो सकता है जब ये दोनों आपस में इक्वल रहे हों, यानी यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल रहा होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब आपका बी इंटरसेक्शन ए जो है वो ए हो। ऐसा तभी होता है जब आपके पास कौन सबसेट है किसका, ए सबसेट है बी का। तो जब इंटरसेक्शन निकाला जाता है, सामने क्वेश्चन भी करा था, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा ए। आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, मान लीजिए ये एक ए सेट है और ये आपके पास बी सेट है 1 2 3। अब आप देखिए यहाँ पर ए सबसेट है बी का, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये ए आ जाएगा। तो यही हुआ, क्योंकि ए सबसेट है बी का तो इंटरसेक्शन ए आया। इंटरसेक्शन ए आने के कारण ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आंसर कितना 1 आया। इसका मतलब आपका यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी ग्रेटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, देन विच इज करेक्ट।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये सिचुएशन दे रखी है और इनमें से पूछा है ट्रू क्या है। तो आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी ग्रेटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर, राइट। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप यहां से इंटरचेंज कर सकते हैं, लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप। तो इसको आप वहां ले जाएं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये यहां आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर आप देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का, बिकॉज ए यहां पर गिवन कंडीशन है। तो आपके पास इसमें से कौन सा कंक्लूजन निकल कर आ गया, ऑप्शन सी, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको कहता है कि ए जो चीज है ये इसके इक्वल है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू दिस। देखिए अगर आपके पास इस पूरे फॉर्मूले का आंसर ये आया है तो इसका मतलब इन दोनों का कटना जरूरी है यहां पर, यानी यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। यही मतलब हुआ ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो बच जाएगा आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के इक्वल है। अब देखिए यहां पर इसमें से कौन सा ट्रू हो सकता है। जैसे अगर आप ऑप्शन ए की बात करें तो यहां फॉर्मूला बनता है बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। तो ये तो 1 नहीं आया, बी ऑप्शन चेक करिए, इसका क्या फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। अब इंटरसेक्शन किसके इक्वल है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो इसका मतलब ये कट कर आपके पास आंसर कितना आ गया, 1, यानी आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं 35 मिनट्स में हमने आपके पास पूरी मिसलेनियस कंप्लीट करी है। तो आई होप आप हमारे हार्डवर्क की वैल्यू करेंगे और हमें अपना सपोर्ट जरूर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युअर क्लासेस।